नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे। तो सरफेस टेंशन को समझने से पहले एक थ्योरी की बात करते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसके द्वारा हम सरफेस टेंशन को समझेंगे। तो मान लेते हैं कि हम एक फ्लूइड ले लेते हैं और ये जो साइन है ये फ्री सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें पता चले कि ये जो फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर जो रहता है, फ्री सरफेस का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो है एनवायरनमेंट है, ठीक है, और इसके नीचे जो है ये भरा है वाटर। क्या भरा है? इसके नीचे जो है वाटर भरा है। ये हमने वाटर भर दिया। अब हम समझते हैं और ये हो गया वाटर आपका, ये हो गया इसके ऊपर एयर है, यानी इसके ऊपर एनवायरनमेंट है तो ऊपर एयर ही होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो सरफेस टेंशन है उसमें दो फोर्स की बात करते हैं। दो फोर्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। एक हो गया आपका कोहेसिव फोर्स और दूसरा हो गया आपका एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स बेसिकली हिंदी में उसको संसंजक बल बोलते हैं और एडहेसिव फोर्स जो होता है वो बेसिकली असंजक बल होता है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स उसे कहते हैं जो सेम पार्टिकल के बीच लगता है, यानी अगर वाटर और वाटर के जो पार्टिकल है उनके बीच अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो होगा कोहेसिव फोर्स। अगर यहाँ पे हम कह दें कि एयर, एक जो है एयर का पार्टिकल है और दूसरा वाटर का पार्टिकल है, तो उसके बीच जो लगता है वो एडहेसिव फोर्स लगता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं, और बेसिकली इनका मतलब इनको हम पहले से ही जानते हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमने ये जो हमारा वाटर भरा हुआ है ये किसी पॉन्ड का भी हो सकता है या कोई भी पात्र ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक पार्टिकल जो वाटर का है यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमने यहाँ पे ले लिया, और एक पार्टिकल हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक पार्टिकल हम यहाँ पे ले लेते हैं, और एक पार्टिकल हम बिल्कुल सरफेस पे ले लेते हैं। तो वाटर जो है वो यहीं तक है, तो वाटर तो यहीं तक है, लेकिन जो इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। ये जो इसका आकार होगा, ये जो इसका शेप होगा वो इस तरीके से होगा। अब जरा हम इसको थ्योरी को समझते हैं। मान लेते हैं इस पार्टिकल की बात करते हैं। इस पार्टिकल पे कुछ होगा क्या उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस पार्टिकल पे अब इस जो वाटर है इसके सेम पार्टिकल है, ये भी एक वाटर का ही पार्टिकल है। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से जो ये वाला पार्टिकल है इसको किधर खींचेगा? वो इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, और ये वाला इधर, और ये वाला इधर, ऐसे ही ऊपर और ऐसे यहाँ, ठीक है। सेम जो रहेगा वो इस पार्टिकल पे रहेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। यहाँ भी वही कंडीशन होगी। बना लेते हैं, जल्दी से फिर समझते हैं। इस वाले को भी रुक जाते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या लग रहा है? ये एक गोला टाइप का बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? ये प्रभाव का घेरा है। क्या है ये? ये जो है प्रभाव का घेरा है, ठीक है। इसी तरीके से इस पे भी बन जाएगा, क्योंकि सेम इस पे भी हर तरीके से जो हर साइड से लग रहा है फोर्स, तो ये भी हो गया। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देते हैं कि इस साइड जो फोर्स लग रहा है और जो इस साइड फोर्स लग रहा है, तो दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे, और ये ऊपर बैलेंस कर लेगा, ये नीचे कर लेगा। तो इस पे क्या होगा? जो एफ नेट होगा वो कितना होगा? वो 0 होना चाहिए।
तो ये एफ नेट तो यहाँ पे 0 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी जो है एफ नेट जो होगा आपका वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, एफ नेट जो होगा इस पार्टिकल पे भी 0 आ जाएगा। किस लिए 0 आ जाएगा? क्योंकि इधर का जो है, इधर का जो फोर्स लग रहा है उसको ये बैलेंस कर रहा है, लेफ्ट का राइट बैलेंस कर रहा है, और जो अपर की तरफ लग रहा है उसको लोअर वाला बैलेंस कर ले रहा है। तो ये तो एफ नेट तो 0 हो गया। अब देखते हैं कि अब इस पार्टिकल पे थोड़ा आते हैं। इस पार्टिकल तो ध्यान से समझते हैं कि इस पे होता क्या है। तो यहाँ पे तो ये तो सेम कंडीशन होगी कि इधर को फोर्स लगेगा और इधर भी लगेगा, क्योंकि वाटर है तो हर तरीके से फोर्स लगने चाहिए। डाउनवर्ड दिशा में भी लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ पे तो जो रहता है कि इधर तो वाटर के पार्टिकल हैं, लेकिन ऊपर जो है वो एयर के पार्टिकल हैं, और जो एयर के पार्टिकल है उसको जो बैलेंस करने के लिए जो फोर्स यहाँ पे लगेगा वो ज़रा देख लेते हैं क्या है। तो इस पे जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, मान लेते हैं ऐसे लगता है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेम पार्टिकल होते हैं, यानी अगर वाटर के बीच के पार्टिकल है तो वहाँ पे लगता है कोहेसिव। लेकिन अगर जो पार्टिकल चेंज हो जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल जो अगर चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है? एडहेसिव फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पे वाटर के पार्टिकल है और यहाँ पे क्या है, जो है हवा के पार्टिकल यानी एयर के पार्टिकल है, तो इनके बीच ये कौन सा फोर्स लगेगा? इस फोर्स को हम बोल देते हैं कि ये फोर्स जो है वो एडहेसिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? एडहेसिव फोर्स होता है। ये फोर्स हो गया एडहेसिव। अब एक चीज़ ध्यान से देखते हैं कि हम ये सरफेस टेंशन में ऐसा माना जाता है कि इस फोर्स की तुलना में इस फोर्स की वैल्यू इतनी कम होती है कि एडहेसिव फोर्स को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। ये सरफेस टेंशन में ऐसा माना जाता है कि जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है एडहेसिव की वजह से। जो कोहेसिव फोर्स होता है वो सरफेस टेंशन में ऐसा माना जाता है कि एडहेसिव की तुलना में वो ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए हम एडहेसिव को क्या मान लेते हैं? एडहेसिव को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। एडहेसिव को सरफेस टेंशन में नेगलेक्ट मान लेते हैं। इसको प्रभावहीन मान लेते हैं एडहेसिव फोर्स को। जब हम एडहेसिव को नेगलेक्ट मान लेते हैं, लेकिन जिस फोर्स को जो ये पार्टिकल है इसको बैलेंस करने के लिए जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा जो इसे बैलेंस कर रहा होगा। तो क्या होगा? अब होता क्या है कि अब इस पार्टिकल पर ध्यान देते हैं कि ये कोहेसिव फोर्स नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से इस पार्टिकल को नीचे की ओर खींचेंगे। जब नीचे की ओर खींचेंगे तो ये जो सबसे ऊपरी परत है, ये सबसे ऊपरी लेयर है, उसमें टेंशन पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? टेंशन पैदा हो जाता है। उस टेंशन की वजह से यहाँ पे थिन फिल्म बन जाती है। कौन सी? थिन फिल्म बन जाती है। और देखा जाए ये जो थिन फिल्म है और ये जो टेंशन हो रहा है इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। लेकिन अभी पूरी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें और समझना है। लेकिन ये जो टेंशन हो रहा है इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। लेकिन हम अभी और देखेंगे कि और क्या होगा, और आगे चलेंगे तो हमें और पता चलेगा कि और इस थ्योरी में और क्या क्या निकल के आएगा। इतना समझ आ गया। और ये जो है, क्योंकि इस एडहेसिव को तो हम यहाँ पे नेगलेक्ट मान लेते हैं, इस एडहेसिव को हम यहाँ पे नेगलेक्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है जो इसको बैलेंस कर रहा होता है वो कौन सा फोर्स होता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये होता है डाउनवर्ड। कौन सा फोर्स होता है? डाउनवर्ड अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। ये वाला। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है
इस पार्टिकल को हम यहाँ पे उठा के ले आए, कहाँ पे ले आए, सरफेस पे उठा के ले आए, जो सरफेस जो सरफेस है यहाँ पे उठा के लेके आए, तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। कौन से, सरफेस एनर्जी के रूप में यहाँ पे ये स्टोर हो गया। अब जरा ध्यान देना, इस पार्टिकल को यहाँ तक लाने में हमने कुछ न कुछ तो कार्य किया। जैसे कि देख लेते हैं, ये जो मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर को हम यहाँ से यहाँ उठा के लाते हैं, तो इसके जो MgH है, जो MgH है उसके अगेंस्ट हमने कुछ काम किया, और जैसे ही छोड़ देते हैं ये तुरंत यहाँ पे आ जाता है। यानी इस पार्टिकल को यहाँ तक लाने में हमने कुछ न कुछ कार्य किया। वो कार्य हमने किसके अगेंस्ट किया, वो कार्य हमने किया है कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट। कौन से फोर्स के, क्योंकि इनके बीच क्या लग रहा था, कोहेसिव फोर्स लग रहा था। जब इसको हम यहाँ से यहाँ तक के लेके आ रहे हैं तो कौन जो है, कौन विरोध कर रहा होगा, जो कोहेसिव फोर्स से वो विरोध कर रहा होगा। लेकिन हमने जो है कोहेसिव फोर्स की तुलना में ज़्यादा फोर्स लगाया, इसीलिए हम इसको सरफेस तक लेकर आने में कामयाब हो गए। तो ये जो है वहाँ पे सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो किसके विरुद्ध काम कर रहे हैं हम, कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ये जो है ये सरफेस है, ठीक है। अब इस पार्टिकल को उठा के हम यहाँ लाए, और इस पार्टिकल को उठा के यहाँ लाए, इस पार्टिकल को उठा के यहाँ ले आए। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिनको उठा के हम यहाँ तक लाए हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ तक उठा के लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें जगह चाहिए होती है। जब जगह चाहिए होगी, जब बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो जगह के साथ साथ जो एरिया जो बढ़ रहा है उसके साथ साथ उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी उसके साथ साथ उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। अब लेकिन हम तो जानते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है उसका एक गुण होता है, जो फ्लूइड का एक गुण होता है कि वो अपने जो सरफेस एरिया को कम करता है, यानी वो सरफेस एनर्जी को कम करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे समझेंगे, देखते हैं कि ये पार्टिकल को उठा के हम यहाँ ले आ रहे हैं, और इस पार्टिकल को उठा के यहाँ ले आ रहे हैं, और इसको भी उठा के हम यहाँ तक ले आए हैं। उसके बाद अब हम जानते हैं कि जो भी कोई भी पार्टिकल होता है या कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जो वो अपनी न्यूनतम एनर्जी में रहना चाहता है, यानी न्यूनतम अवस्था में रहना चाहता है, यानी मिनिमम अवस्था में रहना चाहता है। तो अब उसके लिए क्या होगा, ये अपने जो एरिया को है, जो अपनी एनर्जी है उसको कम करना चाहेगा। जब ये कम करना चाहेगा तो ये जो ये फॉर्म लेता है, जो ये शेप लेता है, वो गोले के लिए लेता है, यानी स्फेयर के लिए लेता है। क्योंकि जो स्फेयर है अपनी एनर्जी को ये कैसे कम करेगा, जब ये अपनी एनर्जी को कैसे कम करेगा, अपने एरिया को कम करके करेगा। और जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं उनमें से सबसे कम एरिया जो होता है वो स्फेयर का होता है, यानी जो सबसे कम एरिया होता है वो किसका होता है, स्फेयर का होता है। गोले का जो होता है सबसे कम एरिया रहता है। यही रीज़न है, ठीक है। सरफेस एनर्जी को कम करने के लिए वो अपने सरफेस एरिया को कम करता है। यही कारण है कि जो बरसात की जो बूंद होती है वो हमको स्फेयर के फॉर्म में दिखाई देती है, गोल फॉर्म में दिखाई देती है। यही सरफेस टेंशन का एक रीज़न है, यही सरफेस टेंशन का कारण है, यही सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है कि इसी रीजन अगर हम ये जो पार्टिकल है यहाँ से उठा करके यहाँ लेके सरफेस पे आते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया के बढ़ने से वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं तो उसकी सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाती है। सरफेस एनर्जी को कम करने के लिए वो सरफेस एरिया को कम करता है, और जिसका सरफेस एरिया को जब कम करता है तो जब वो सरफेस एरिया को कम करता है तो इस तरीके से शेप ले लेता है, यानी स्फेयर का फॉर्म ले लेता है, स्फेयर का शेप ले लेता है, क्योंकि स्फेयर का जो एरिया होता है वो सबसे कम होता है। अब हम मान लेते हैं कि होता क्या है, जो सरफेस टेंशन है उसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, और जो फोर्स अपॉन लेंथ होता है जो ये सरफेस टेंशन होता है। यहाँ पे अगर देखें तो मान लेते हैं कि ये हमारी जो है
सरफेस है और इस सरफेस पे एक हम इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। इस सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो दिखेगी नहीं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए दिखा दे रहे हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो यहाँ से होके गुजर रही है। तो इस पार्टिकल पे, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, यहाँ पे जो ये लेयर होगी, इस पर सरफेस टेंशन किस तरीके से लग रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा, इस तरीके से लग रहा होगा, कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारी जो है इमेजिनरी लाइन है और इस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा होगा कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, क्योंकि टेंशन जब पैदा होता है, मान लीजिए जो है ये लगता है परपेंडिकुलर ही, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं तो इस तरीके से फॉर्म होगा। तो जो सरफेस टेंशन होता है वो सिग्मा बराबर F/L होता है। अगर इसकी यूनिट देखें हम कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और जो लंबाई की होती है, जो लेंथ की होती है वो मीटर होती है। तो ये क्या हो गया, N/मीटर, ये हो गया आपका N/मीटर। और जो इसकी अगर हम डायमेंशन देखें, इसकी अगर हम बीमा देखें, तो इसकी बीमा क्या होगी, फोर्स की बीमा क्या होती है, फोर्स की बीमा होती है MLT-2, और मीटर जो लंबाई की है उसकी क्या होती है, जो मीटर की होती है उसकी L होती है। L से L जो है कैंसिल हो जाएगा, जो इसकी डायमेंशन निकल के आएगी, इधर लिख देते हैं हम ताकि सही दिखे। जो इसकी डायमेंशन होती है वो MT-2, यानी MT की पावर -2 होती है सरफेस टेंशन की बीमा। दिख रहा है ना इधर, ये इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम अभी सरफेस टेंसर और सरफेस एनर्जी के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ सरफेस टेंशन के और आगे टॉपिक जानने के लिए। धन्यवाद।